नमस्ते दोस्तों, हमने द फैमिली मैन सीजन 1 फ्रेम बाय फ्रेम देखी और 51 डिटेल्स नोटिस किए। उनमें से सिर्फ 31 डिटेल्स के बारे में ही इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिनके वजह से ये सीरीज आपको फिर एक बार देखने और सोचने पे मजबूर कर देगी। डिटेल नंबर 1। अब पता नहीं कितने लोगों ने ये नोटिस किया, लेकिन फर्स्ट सीजन में फील्ड एजेंट्स में से मिलिन बहुत लोगों को मारता है, जोया भी मारती है और जेके एटलीस्ट गोली तो चलाता है, लेकिन पूरे सीरीज में श्रीकांत तिवारी एक भी गोली नहीं चलाता, क्योंकि श्रीकांत तिवारी का दिमाग इतना चलता है कि गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसका रेफरेंस हमें सीजन 2 में मिलता है। तेरे पापा ने आज गजब कर दिया। किसको शूट किया? दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन पता है क्या होता है? दिमाग। और इसीलिए बिना गोली चलाए श्रीकांत ने मिशन जुल्फिकार को 2 बार नाकाम किया। डिटेल नंबर 2। सीरीज में जब करीम को ड्रॉप बॉक्स की चाबी लेने बुलाया जाता है, तब हम यहाँ ये बकरा देख पाते हैं, जो करीम को साजिद को बचाने के लिए बलि का बकरा बनाया जाता है, उसे फोरशैडो करता है। इसीलिए तो करीम को आगे कर रखा है, तेरे से नजर हटाने के लिए कि वो सॉफ्टवेयर वाला चूतिया ड्रॉप बॉक्स के बारे में जरूर बता देगा, इसलिए किसी को तो दाना बना कर उनके सामने डालना था। डिटेल नंबर 3। मूसा केमिकल इंजीनियर होता है, वो तो हमें पता है, लेकिन जब फर्स्ट एपिसोड में वो पकड़े जाने के करीब होता है, वो बोलता है कि वो कंप्यूटर इंजीनियर है। मैं तो बस एक कंप्यूटर इंजीनियर है। क्योंकि पहले वो कैसे बेगुनाह और सेफ बंदा है यही प्रूफ करने में लगा हुआ था, और एज अ केमिकल इंजीनियर उसके केमिकल एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट होने की तरफ इशारा कर सकता था, इसीलिए उसने कंप्यूटर इंजीनियर हूँ ऐसा बोल के यहाँ सेफ खेलने की कोशिश की है। वो मेरा दोस्त नहीं है, मुझे ये सब करना भी नहीं था। डिटेल नंबर 4। 5th एपिसोड के एंड में जब मूसा का असली चेहरा हमें पता चलता है, और तब एंड क्रेडिट्स में एक सॉन्ग बजता है। अब पहले आप नोटिस करें कि ये सॉन्ग आपने कहाँ सुना है। जी हाँ, ये वही कांतारा कंट्रोवर्सी वाला सॉन्ग है। कंट्रोवर्सी के अकॉर्डिंग इस ओरिजिनल सॉन्ग का कॉपी करके कांतारा में वराह रूपम सॉन्ग बनाया गया था। और यहाँ एक्चुअल डिटेल ये है कि इस गाने का नाम नवरसम है, जो मूसा के कैरेक्टर के अलग अलग लेयर्स को फोरशैडो करता है। डिटेल नंबर 5। फर्स्ट एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में आप ये न्यूज़पेपर कटिंग्स देख सकते हो, जो कहीं न कहीं ये सीरीज से जुड़ी हुई है, जैसे कि ये न्यूज केरला के आसिफ और मूसा जैसे मिसिंग यूथ के बारे में है। यहाँ स्टूडेंट्स जिनकी आईएसआईएस से लिंक होने की खबर है, जो साजिद के कैरेक्टर की तरफ इशारा करती है। नेक्स्ट न्यूज स्लीपर सेल्स के बारे में है, जो हमें इस सीजन में हॉस्पिटल वाले सीन में देखने मिलते हैं। ये न्यूज बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग ना होने के बारे में है, जो हम इस सीन में देख चुके हैं। डिटेल नंबर 6। अब बात करते हैं हमारे हीरो श्रीकांत तिवारी की। ये एक स्पाई सीरीज है, लेकिन हमें यहाँ कोई जेम्स बॉन्ड का इंडियन वर्जन देखने नहीं मिलता, जो ज्यादातर हमें बॉलीवुड फिल्में जैसे वॉर और पठान में देखने मिला था। ये एक मिडिल क्लास इंसान है और स्पाई भी है, जो दोनों लाइफ बैलेंस करता है, और इसीलिए वो एक्चुअल में आपसे कनेक्ट भी करता है। अलग अलग सीन में आप उसके कैरेक्टर्स के ट्रेड्स नोटिस कर पाते हो। वो मल्टीटास्कर है, एज अ पेरेंट, एज अ स्पाई, निगोशिएटर, एज अ स्टोरी टेलर। हर मिडिल क्लास इंसान की तरह एक छोटा सा लेकिन खुद का घर हो, ऐसी उसकी ख्वाहिश है। यहाँ अलग अलग रियल एस्टेट होल्डिंग्स की वो फोटो निकालता है, उसके बारे में अपने फ्रेंड से बात भी करता है, और तो और ऑफिस में होम लोन के लिए ट्राई करता है। सर वो होम लोन का पूछना था सर। उसके रेफरेंसेस भी 80s और 90s के हैं, जो आउटडेटेड हो चुके हैं। पीटी उषा, जो 80s की मोस्ट फेमस इंडियन एथलीट थी, उसे आज कोई नहीं जानता। अपने बच्चों को अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताता है। तुम लोगों को पता नहीं कितने लकी हो तुम लोग। मैं 5 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाया करता था, और हमारे दादी नदी पार करके। अनग्रेटफुल किड्स। डिटेल नंबर 7। पाशा टेररिस्ट के लिए सच में एक जल्लाद था। पहले की तरह गोलियां नहीं बरसानी उन पर। सर, I'm not a barbarian. अगर कोई मेरी आदमी पे फायर करेगा तो मैं उनकी आरती नहीं उतारूंगा। अरे मत उतारो ना यार, लेकिन सिविलियंस को तो बख्श दो ना। यहाँ श्रीकांत के बोलने के बावजूद भी पाशा इस सिविलियन से भरे ऑफिस में सबको गन्स की सेफ्टीज ऑफ करने, यानी गन को फायर मोड पे करने को बोलता है। Guys, safety on. डिटेल नंबर 8। पाशा एक किलिंग मशीन था। हॉस्पिटल वाले सीन में 4 में से 3 स्लीपर सेल वो अकेला ही मारता है। वो एक ट्रेंड सोल्जर था। अगर आप उसके किलिंग्स देखोगे तो ज्यादातर शॉट्स दिल पे या हेडशॉट ही थे। क्योंकि ही बिलीव्स इन शूट टू किल। फायर करने से पहले सोचना मत। ओके सर। Give me your gun. Shoot to kill. डिटेल नंबर 9। ये हीरो बनने का टाइम नहीं है। गेट बैक टू बेस नाउ। Shut up, सालोने. He never listens, विक्रम। सीरीज में सभी जूनियर्स श्रीकांत को छोड़ अपने सीनियर्स का कहना मानते हैं, फिर वो पीएमसी वाला हो, बंद कर बुलडोजर। बुलडोजर पे चढ़ के मारूंगा मैं। बंद कर।
यहाँ श्रीकांत के धमकाने के बावजूद वो इंजन ऑफ नहीं करता और यहाँ फोर्स 1 कमांडो गन डाउन। श्रीकांत का कहना नहीं मानते, लेकिन जब उनका सीनियर पाशा स्टैंड डाउन बोलता है स्टैंड डाउन, वो लोग सुनते हैं। डिटेल नंबर 10। पूरी सीरीज में सबसे बड़ी हाईलाइट थी 2 कंटिन्यूअस लॉन्ग शॉट्स। करीम का पूरा एक्शन सीन जहां उसका एनकाउंटर होता है वो 5.5 मिनट का सीन पूरा विदाउट कट था। उसके बाद तो हद ही हो गई। ये हॉस्पिटल वाला कंटिन्यूअस एक्शन सीन करीब 12 मिनट का है, जिसमें एक भी कट नहीं था। ये वही सीन है जिसमें स्लीपर सेल्स मूसा को हॉस्पिटल से छुड़ाते हैं। कंटिन्यूअस सीन में बहुत चैलेंजेस होते हैं। आप बॉडी डबल यूज नहीं कर सकते, बहुत बार रिहर्स करना पड़ता है क्योंकि एक गलती और पूरा सीन रीशूट करना पड़ता है। इस सीन्स के लिए क्रिएटर्स को सच में मानना पड़ेगा। डिटेल नंबर 11। सीरीज में ऐसे भी बहुत से सीन्स हैं जो कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन टॉप नॉच सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग की मदद से वो कंटिन्यूअस लगते हैं। जैसे ये सीन, यहाँ एक हिडन कट था। इसे बोलते हैं ब्लर इफेक्ट टेक्निक। एग्जाम्पल लेते हैं बर्डमैन के इस फेमस सीन का, जहाँ ब्लर इफेक्ट टेक्निक और फास्ट कैमरा मूवमेंट की मदद से 2 अलग अलग सीन्स इस तरह से शूट किए जाते हैं कि वो कंटिन्यूअस लगते हैं। ये वाला सीन, यहाँ भी एक हिडन कट था। डिटेल नंबर 12। यहाँ इस सीन में श्रीकांत बलूचिस्तान जाके फैजान से इंफॉर्मेशन निकालता है। उसी सीन में फैजान यहाँ इस मरे हुए आदमी को देख के शॉक होता है। यहाँ आप मुस्तफा को सुन सकते हो कि हजारा कबीले वाले लोग उसे पकड़ के उस पे पहरा दे रहे हैं। CIA ने फैजान को फिलहाल इसी शहर में एक सेफ हाउस में रखा हुआ है। हजारा कबीले के 5 आदमी लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। वो शॉक इसीलिए होता है कि उसे सेफ हाउस में प्रोटेक्शन देने वाले यही हजारा कबीले वाले लोग थे और अब यही लोग उसे यहाँ इस हालत में पकड़ के रखते हैं। इसी कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर के वजह से वो शॉक हो जाता है। डिटेल नंबर 13। जनरल अंसारी के घर आप यहाँ ये जनरल आयूब खान का फोटो देख सकते हो, जो डेफिनेटली जनरल अंसारी के आइडल होंगे, क्योंकि जनरल आयूब खान पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने डेमोक्रेटिक तरह से चुने गए प्रेसिडेंट को तख्ता पलट कर खुद प्रेसिडेंट बन गए। और जनरल अंसारी भी वही मकसद से मिशन जुल्फिकार को अंजाम देना चाहते हैं ताकि वो तख्ता पलट कर खुद पाकिस्तान के पीएम बन सके। हम मौजूदा जंग की आड़ में पाकिस्तान का तख्ता पलट कर देंगे। डिटेल नंबर 14। इस सीन में आप रियाज हुसैन और अरशद को गेमिंग कंसोल के थ्रू कम्युनिकेशन करते हुए देख सकते हो। इस टाइप की कम्युनिकेशन इंस्पायर्ड है 2015 की पेरिस अटैक से। तभी ऐसे ही गेमिंग कंसोल के थ्रू टेररिस्ट ग्रुप ने एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया था। डिटेल नंबर 15। हर एक डिटेल इस सीरीज में बारीकी से दिखाई है। ये पूरा इलाका बलूचिस्तान दिखाया है, लेकिन एक्चुअल शूट लेह लद्दाख में हुआ है, लेकिन ऑथेंटिसिटी में कोई कमी नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में पश्तो लैंग्वेज बोली जाती है, ना कि हिंदी। ये डिटेल बहुत ही सटीक तरीके से दिखाई है, नहीं तो बॉलीवुड की स्पाई फिल्मों में अफ्रीका के लोग भी हिंदी बात करते हैं। एक बार लॉन्च किया तो समझो दोज़ख से जीन निकला है और क़यामत का काउंटडाउन शुरू। यहाँ बलूचिस्तान में इंडियन स्लीपर एजेंट जो डॉक्टर है, उसके क्लिनिक में आप ज्यादातर पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाई जाने वाली दवाइयाँ देख पाते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मुमसिक बेंजीर जो एक यूनानी दवा है जिसका ओरिजिन पाकिस्तान है। उसके बाद जनरल अंसारी भी क्वेटा में रहते ऐसे दिखाया है और उनके घर में भी आप दीवारों पे ये कालीन देख सकते हो। ये भी बलूचिस्तान और आसपास के इलाकों में आम बात है। ये यहाँ के रिच कल्चर का प्रतीक है। डिटेल नंबर 16। ये डिटेल एक ट्रिविया है। इस सीन में जहाँ श्रीकांत श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर आते हुए सीन है, ये एक्चुअल में श्रीनगर एयरपोर्ट पे ही शूट किया गया है। इसके ठीक 35 साल पहले अमिताभ बच्चन जी की फिल्म सिलसिला का शूट यहाँ पे हुआ था। उसके बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ कोई भी फिल्म का शूटिंग नहीं हो पाया था। डिटेल नंबर 17। यहाँ इस सीन में जहाँ मूसा हॉस्पिटल से भाग के अपना मेकओवर कर रहा है, यहाँ ये न्यूज फोर्स 1 एजेंट किल्ड इन शूटआउट फ्लैश होती है जो पाशा के डेथ के बारे में है। डिटेल नंबर 18। यहाँ जब सीरिया में मेजर समीर मूसा को मिलने आते हैं, यहाँ भी आप डिटेलिंग नोटिस कर पाते हो। यहाँ मूसा के टेबल पे ये साइन आप देख सकते हो जो केमिकल हैजर्ड्स का साइन है, जो डेफिनेटली मूसा का वर्किंग टेबल है, ये डिनोट करता है। यहाँ आप इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस का फ्लैग देख सकते हो जो आप मूसा यानी अल कातिल के बायो में उसके आईसिस के कनेक्शन को फोरशैडो कर रहा है। ऐसी डिटेल्स कैरेक्टर और उसकी काम करने की जगह को अच्छे से कनेक्ट करती है। डिटेल नंबर 19। यहाँ जब श्रीकांत तिवारी पे इंक्वायरी बैठती है तब आप उनकी इमेज यहाँ टीवी में देख सकते हो जो ब्लैक है, जो उनकी अपने आप की नजर में खराब इमेज को इंडिकेट करती है।
सर मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने सिर्फ उनको मारा नहीं है, अब हम उनका नाम भी खराब कर रहे हैं। डिटेल नंबर 20। यहाँ आप ये गाड़ी पे टेंट देख सकते हो जो इस सीन के पहले वाले सीन में श्रीकांत दो लड़कों की कुटाई करता है उसकी वजह से आया है। डिटेल नंबर 21। यहाँ आप जनरल खुर्शीद के कैप पे बैच देख सकते हो जो पाकिस्तानी आर्मी में सिंबल SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिनको मरून बैरेट्स भी बोलते हैं। ये ग्रुप स्पेशल मिशन को अंजाम देता है। डिटेल नंबर 22। इस सीन में साजिद नव गैस का स्टॉक कश्मीर से लेके जा रहा होता है। तब अगर आप ध्यान से देखोगे तो नोटिस कर पाओगे यहाँ साजिद एक्चुअल में ट्रक नहीं चला रहा, क्योंकि जब उसको दिखाते हैं तो बाहर का कुछ नहीं दिखता और जब बाहर से ट्रक दिखाते हैं तो साजिद को नहीं दिखाते। जब हमने थोड़ा रिसर्च किया तब पता चला कि साजिद का कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर शाहवाली को ट्रक चलाना नहीं आता और इसीलिए तो मैंने सर मुझे ड्राइविंग नहीं आती, सोल्यूशन करते हैं। तो ट्रक एक जगह पे था, दो लोग उसे हिला रहे थे एंड आई वाज एक्टिंग एज इफ आई एम ड्राइविंग। डिटेल नंबर 23। यहाँ मूसा की माँ को जब श्रीकांत फर्स्ट टाइम मिलता है और अपनी माँ वाली स्टोरी सुनाने स्टार्ट करता है, उससे पहले वो जेके को बाहर जाने बोलता है, क्योंकि जेके का कैरेक्टर बहुत ही एक्सप्रेसिव होता है और श्रीकांत के झूठ पे हमेशा उसकी हंसी निकल जाती है। और कहीं वो स्टोरी सुनाते वक्त जेके की हंसी निकल गई तो मूसा की माँ को कन्विंस करना मुश्किल हो जाता, इसीलिए श्रीकांत जेके को बाहर जाने बोलता है। डिटेल नंबर 24। यहाँ एंड में जब मिलिंद और जोया फैक्ट्री में आते हैं तब आप नोटिस कर पाते हो कि धीरे धीरे लाइट्स ग्रीन टू रेड होती जा रही है, जो ये डिनोट कर रहा था कि धीरे धीरे हर एक ऑटोमेटेड सिस्टम जो पॉइजनस गैस को एटमॉस्फेयर में मिक्स होने से रोकता है वो फेल होते जा रहा है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि मूसा और साजिद ने इनिशिएट किया हुआ केमिकल अटैक सक्सेसफुल हो रहा है। डिटेल नंबर 25। इस सीरीज में नॉर्मल टेररिस्ट और मूसा की मेंटालिटी में डिफरेंस काफी अच्छी तरीके से डिनोट किया है। जहां नॉर्मल टेररिस्ट कितनी इमारतें गिरी और फिजिकल डैमेज कितना हुआ उस पे फोकस करते हैं, लेकिन मूसा इम्पैक्ट के बारे में सोचता है। लेकिन यार धमाका होता तो और मजा आता। हमारा मकसद सिर्फ इनको मारने का नहीं है, इनको सजा देना है, इनको और इनके आने वाले जनरेशन को रो रो के मरेंगे सारे। और यहाँ भी थोड़ा और बड़ा धमाका होता तो इमारतें गिरती, लोग उड़ते और मजा आता टीवी पे देखने का। तबाही होनी चाहिए थी। तबाही तो हुई थी। 270 डेड बॉडीज। मैं सिर्फ टीवी पे दिखने और दिखाने के लिए काम नहीं करता। डिटेल नंबर 26। मूसा इविल तो है ही लेकिन दोगला भी है। पहले साजिद को बोलता है कि हम दोनों की वजह से ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, तुमने और हमने साजिद। फिर जताता है कि खुद ने ही सब किया, लेकिन ये सब मैंने किया है ना। एक तरफ मिशन सक्सेसफुल होने के लिए लोगों की कुर्बानी देने को तैयार है, तो उनका क्या? जंग में कुर्बानी देनी पड़ती है दोस्त। लेकिन अपनी माँ की कुर्बानी देने की बारी आई तो पूरा मिशन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाता है। तो क्या करो, अपनी अम्मी को मारने दो। डिटेल नंबर 27। यहाँ मिलिंद बिलाल को मल्टीपल टाइम्स गोली मारता है। शायद वो 2 गोली में ही मर गया था, लेकिन मिलिंद तब तक मारता है जब तक उसकी पूरी गोलियां खत्म नहीं होती। लेकिन इतना गुस्सा मिलिंद को आया क्यों था? यहाँ मिलिंद डेफिनेटली देखता है कि जयेश को इन लोगों ने बड़ी बेरहमी से मारा है और इसी के रिएक्शन में मिलिंद पूरी गन बिलाल पे खाली करता है। डिटेल नंबर 28। ये डिटेल भी एक ट्रिविया है। इस सीरीज में आपने डेफिनेटली सीरीज के वन ऑफ द क्रिएटर्स कृष्णा DKG को नोटिस किया ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अजित का रोल निभाने वाले एक्टर विजय विक्रम सिंह फेमस रियलिटी शो बिग बॉस के नरेटर भी है। दोपहर 3 बजे। डिटेल नंबर 29। हर एपिसोड के इंट्रो में हम ये मैप देख पाते हैं और यहाँ जो भी प्लेसेस इस मैप पे हाईलाइट की गई है, इन सभी प्लेसेस में इस सीजन में कुछ ना कुछ तो हुआ है। जैसे क्वेटा जहाँ जनरल अंसारी का घर है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये तो मिस्ट्री सॉल्व हो गई, लेकिन लोनावला में सूची और अरविंद के बीच क्या हुआ ये अभी तक पता नहीं चला। सीरिया में मूसा यानी अल-कातिल और मेजर समीर की फर्स्ट मीटिंग होती है। इस सीरीज में बहुत सारी डिटेल्स का ख्याल रखा गया है, लेकिन फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद 2 मिस्टेक्स मैंने नोटिस की, उसके बारे में अब बात करेंगे। डिटेल नंबर 30। फर्स्ट एपिसोड में जब श्रीकांत मूसा की फाइल चेक करता है तब आप उसका डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो जो 14 मई 1994 है, लेकिन बाद में जब टास्क के डेटाबेस में मूसा के डिटेल श्रीकांत चेक करता है तब उसका डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1991 है, जो डेफिनेटली एक मिस्टेक है। डिटेल नंबर 31। इस सीन में जब फोर्स 1 मूसा और आसिफ को टास्क को हैंड ओवर देने जा रहे होते हैं तब मल्टीपल टाइम्स इस वैन का नंबर दिखाया जाता है जो 1120 है। जब पाशा मिरर में देखता है जब वैन क्रैश हो रहा होता है और जब क्रैश्ड वैन भी हम देखते हैं तब नंबर 1120 है, लेकिन जब
वैन का नंबर जेके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब वो 1118 होता है। अब ये कोई बड़ी मिस्टेक तो है नहीं और ना ही इसका सीरीज पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस की इसलिए बताई। तो दोस्तों ये था मेरा ब्रेक डाउन द फैमिली मैन सीजन 1 का फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद, एंड आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, और अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।